एक घर के अंदर एक लड़की पर पिटाई लगाई जा रही थी। उसके भैया भाभी उसको बुरी तरह से पीट रहे थे और वह रो रो कर अपने भैया भाभी से कह रही थी कि भैया भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तभी उसकी आवाज़ को सुनकर उस लड़की की मौसी वहाँ पर आ जाती है। वह अपने साथ एक डंडा लाई थी और वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा ऐसे कुछ नहीं होगा, तू ऐसा कर, इस डंडे को ले और इससे इसकी पिटाई कर, तभी इसे इसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कहकर उसकी मौसी उस डंडे को अपने बेटे को पकड़ा देती है और उसका बेटा उस डंडे से उस लड़की की पिटाई करने लगता है। आखिर कौन थी वह लड़की और किस वजह से ये लोग उसको इतना प्रताड़ित कर रहे थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है रेखा नाम की लड़की की। रेखा जो कि अपनी मौसी के पास रहा करती है, उसकी मौसी का एक लड़का है, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी भाभी भी उस घर के अंदर रहा करती है। परिवार के अंदर ये 4 लोग रहा करते हैं, लेकिन रेखा को बार बार ये लोग प्रताड़ित किया करते, बार बार उसे ताना मारा करते और जब भी इन्हें मौका मिला करता तो सभी लोग मिलकर रेखा को पिटाई लगाया करते थे। रेखा पूरे घर का काम किया करती, खेतों पर जाकर पशुओं के लिए चारा भी लाया करती। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। अक्सर उसे खेतों पर जाकर 4-4 बार चारा लाना पड़ता है और जब वह खेतों पर जाया करती है तो अपने आप ही बड़बड़ाने लगती है। वह अपने आप से ही बातें किया करती, बार बार रोया करती, कभी हंसा करती और कहा करती, हे भगवान, तू इससे अच्छा तो मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ही भेज दे। इस नरक से तो अच्छा है वहाँ पर कोई मुझे इस तरह से प्रताड़ित तो नहीं करेगा। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम था सुरेश, वह उस गांव के अंदर आता है। उस गांव के अंदर उसका एक दोस्त था, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था। सुरेश जिसके घर वाले उससे परेशान है, वो बार बार हर किसी से झगड़ा कर दिया करता है और किसी की एक नहीं सुनता है। इस तरह का उसका स्वभाव था। वह अपने दोस्त के साथ बैठकर बतिया रहा था। तभी रास्ते से रेखा जा रही थी, उसको खेतों पर जाना था चारा लेने के लिए। तो वह उस रेखा को गौर से देखता है और उसके बाद अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछता है, क्योंकि रेखा उसे पहली ही नज़र में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। अब इसके बाद सुरेश का दोस्त उसको रेखा की पूरी कहानी बताता है, क्योंकि ऐसी बातें गांव में सभी को पता चल जाती हैं कि ये रेखा है। और वह बताता है कि इसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उसके बाद ये अपनी मौसी के पास रहा करती है। यह घर का पूरा काम करती है और इसकी मौसी और मौसी का लड़का इस पर हुकूमत किया करते हैं। वह बताता है कि इसके पिता के 4 किले थे और चारों किले इसके नाम आ गए थे। उन किलों की वजह से ही इसकी मौसी इसको अपने पास रख रही है, वरना कब का वो इसे यहाँ से भी भगा देती। इस बात को सुनकर सुरेश को बड़ा ही बुरा लगता है। वह चाहे हर किसी से लड़ता झगड़ता फिरता हो, लेकिन उसके अंदर दया भावना बसा करती थी। अब उसके बाद वह सोच लेता है कि किसी न किसी तरह से इसकी पूरी जिंदगी को सुधारना है। ऐसा सोचकर वह अपने दोस्त से कुछ बात कहता है और उससे कहता है कि ये सभी बातें जो हमारे बीच में आज हुई हैं, इन सभी बातों को सीक्रेट रखना। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह रेखा की मौसी अपने लड़के से बात कर रही थी। कह रही थी कि बेटा, रेखा अब सयानी हो गई है, इसकी शादी तो करानी पड़ेगी, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। वैसे ही सभी लोग बातें बनाते हैं कि इसकी ज़मीन की वजह से हमने इसे रख रखा है, वरना हम इसे कब का घर से बाहर निकाल देते। इसके बाद जो उसका बेटा है वो कहता है कि माँ, कुछ ऐसा होना चाहिए जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि वो कहना चाहता था कि इसकी शादी भी हो जाए और ज़मीन भी हमारे हाथ से ना जाए। तो इसके बाद दोनों माँ बेटे थोड़ी सी सोच विचार में पड़ जाते हैं। तभी अचानक से जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा, कैसा हो कि अगर इसकी किसी पागल लड़के से शादी करवा दी जाए और उस पागल को हम अपने पास ही रख लेंगे और इसके साथ मिलकर वह भी यहाँ पर काम करेगा। हमें फ्री के 2 नौकर मिल जाएंगे और साथ में इसकी पूरी ज़मीन हमारे पास ही रह जाएगी। इस बात को सुनकर जो रेखा की मौसी का लड़का है वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि माँ, आपका आइडिया काफ़ी अच्छा है। इसके बाद रेखा वहाँ पर आती है और रेखा को देखते ही ये दोनों उस पर चढ़ बैठते हैं। कहते हैं कि हराम का खाने की आदत पड़ गई है, कितनी देर हो गई है, अभी तक तू खेतों पे नहीं गई है, भैंसों के लिए चारा कौन लाएगा? ऐसा कहकर ये उसमें पिटाई लगाने लगते हैं। साथ में उस लड़के की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी मिलकर उस पर पिटाई लगाने लगती है। रेखा जो नीचे पिट रही थी वो कह रही थी कि भैया, मैं जल्द से जल्द जा रही हूँ और मैं जल्द से जल्द भैंसों के लिए चारा ले आऊँगी। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग उसे भेज देते हैं चारा लेने के लिए। वह खेतों पर चली जाती है और खेतों पर जाकर अपने आप से ही बड़बड़ाने लगती है। वह भगवान से कहती है कि भगवान, इससे अच्छा होता कि तू मुझे
मम्मी पापा के पास ही भेज देता, वहाँ पर कम से कम इतनी मार तो सहनी नहीं पड़ती। और रेखा कहीं पर भागकर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो इस घर से चली गई तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यहाँ पर कम से कम रहने के लिए घर है और खाने के लिए खाना मिल जाता है, भले ही इसके एवज में उसे बहुत सारा काम करना पड़ता हो। ऐसा बोल बोल कर वो वहाँ पे कभी रोने लगती तो कभी हंसने लगती है। तभी जहाँ पर वे चारा काट रही थी तो चारे के अंदर से एकदम से वह लड़का सुरेश निकलता है। सुरेश को देखते ही रेखा एकदम से डरी सहमी सी पीछे हट जाती है, लेकिन सुरेश रेखा के सामने पागलों की सी हरकत करने लगता है। वह रेखा को विश्वास दिलाता है कि उसका भाई उसे पीटता है और उससे बचने के लिए वो उसके खेत के चारे में छुपा हुआ था। उसके बाद वह रेखा से कहता है कि मुझे खाना चाहिए, 2 दिन से मैं भूखा हूँ और मुझे भूख लगी है। अब रेखा उसको देखकर सोच विचार में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि इसको खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी जो सुरेश है वो कहता है कि तुम मुझे खाना दे दो, बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर रेखा कहती है कि चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, यहाँ पर मैं चारे के गट्ठे काटती हूँ और उनको लेकर हमारे घर चलना, घर पर तुम्हें खाना मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद रेखा चारा काटती है। चारा काटने के बाद एक गट्ठर को रेखा खुद लेती है और एक गट्ठर को सुरेश अपने सर पे उठाकर उसके घर चला जाता है। वहां जाकर जैसे ही रेखा की मौसी और उसका भाई देखते हैं कि यह तो अपने साथ किसी लड़के को लाई है, तो उनका खून खोल जाता है। लेकिन सुरेश परिस्थितियों को संभालते हुए वहां पर और भी ज्यादा पागलों की सी हरकत करने लगता है उनके सामने। कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और मुझे बस खाने के लिए दे देना, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की हरकतें वो उनके सामने करने लगता है। अब जैसे रेखा की मौसी सुरेश को इस तरह से देखती है तो एकदम गहरी सोच में पड़ जाती है। इधर उसका लड़का था वो सुरेश पर पिटाई लगाने लगता है, लेकिन सुरेश डरा सहमा सा एक कोने में घुसता चला जाता है और उस पर उल्टा हाथ नहीं उठाता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो रेखा की मौसी है वो अपने बेटे को एक साइड में लेती है और उससे कहती है कि बेटा ये तो हमारा काम आसान हो गया। वो पूछता है कि माँ कैसे? तो वो कहता है कि ये बावला है और अगर इसकी शादी रेखा के साथ करवा दी जाए तो हमारा काम आसान होगा, ना तो ये लोग यहाँ से कहीं जाएंगे और ना ही ये ज़मीन हमें किसी और को देनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर वह लड़का एकदम से खुश हो जाता है और गहरी सोच विचार में डूब जाता है। सोचने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, फ्री के 2 नौकर मिल जाएंगे और ज़मीन हमारे पास बनी रहेगी। इसके बाद वह उसको फटकारते हुए कहता है कि चल ठीक है, खाने के लिए तुझे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुझे काम करना पड़ेगा। पीछे पशु बंधे हुए हैं, उनके लिए चारा डाल कर आ और उसके बाद तुझे खाने को मिलेगा। जो सुरेश था वो पागलपंती की एक्टिंग करते हुए वहाँ से चारा डालने के लिए चला जाता है। उसके साथ में रेखा भी जाती है और दोनों मिलकर पशुओं को चारा खिलाने लगते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है और शाम को सुरेश उनके घर पर ही सो जाता है। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो रेखा की मौसी है वो उसकी शादी की तैयारी करने लगती है। ना कोई मुहूर्त ना कुछ, उन्हें एक मंदिर के अंदर ले जाती है और चुपचाप से उन दोनों की शादी करा देती है। जैसे उनकी शादी होती है तो ये बात गांव में पता चलती है और गांव में पता चलने के बाद रेखा का एक चाचा था, वह भी बहुत ज़्यादा लालची था। वह तुरंत रेखा की मौसी के पास आता है और कहता है कि अच्छा, सारी प्रॉपर्टी को खुद ही हड़पना चाहती हो, इसमें से अगर कुछ मुझे नहीं मिला तो उसके बाद देखना तुम मैं क्या करता हूँ। तो उसकी मौसी थोड़ा सा डर जाती है और वो उसे भी थोड़ा सा लालच दे देती है। वो कहती है कि इसके नाम 4 किले आ रहे हैं, 4 किले में से 1.5 किला तू रख लेना और 2.5 किला मैं रख लूँगी, क्योंकि मैंने इसको बचपन से खिला पिलाकर बड़ा किया है और उसके बाद भी ये लोग मेरे पास रहेंगे। उन दोनों की बातें तय हो जाती है। अब वो फिराक में है कि किसी दिन रेखा को ले जाकर उसकी सारी ज़मीन अपने नाम करवा ले। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो रेखा है वह सुरेश के साथ बातें करने लगती है, क्योंकि पहले वो ज़्यादा बातें किसी से नहीं किया करती थी, लेकिन जब सुरेश उसके साथ हमेशा रहता है तो उससे बातें करने लगती है। तभी एक दिन रेखा अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते हुए उसका भाई आता है। वहाँ पर सुरेश भी आ जाता है और तभी सुरेश के सामने ही उसकी मौसी का लड़का रेखा पर हाथ उठा देता है। अब इस बात को देखकर सुरेश को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद वह घर से बाहर जाता है और उसका भाई भी घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही सुरेश रेखा के भाई को दबोच लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा पिटाई लगा देता है और उससे कह देता है कि अगर ये बात घर में तूने किसी से कही तो तेरी जान निकाल दूंगा, तुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ गया। ऐसा कहकर वो उसे छोड़ देता है और जो रेखा का भाई है वो भी कहता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे छोड़ दो।
उसके बाद सुरेश फिर से उसी घर में रहने लगता है, पागलों की सी एक्टिंग किया करता और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब उसके कुछ दिनों बाद रेखा और सुरेश सुबह सुबह एक खाट पर बैठे हुए थे, आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी रेखा की मौसी और उसकी भाभी वहाँ पर आती हैं और आने के बाद एकदम रेखा से कहती है कि अच्छा महारानी बैठी हुई हैं, अभी तक घर का काम नहीं हुआ है। इस बात को देखकर रेखा डरी सहमी सी एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाभी अभी अभी पशुओं को नहला कर आए हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, मैं अभी काम करती हूँ, और खड़ी होकर काम में लगने के लिए चल देती है। इतनी ही देर में उसकी भाभी उसके पास आकर उसको एक थप्पड़ मार देती है। जैसे वो उसे थप्पड़ मारती है और दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली होती है तो सुरेश झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज के बाद इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह मेरी पत्नी है और तुमने इसे हाथ लगाया तो फिर देख लेना तुम्हारी कोई खैर नहीं है। इस बात को देखकर रेखा की मौसी एकदम से सुरेश पर चढ़ बैठती है और कहती है कि अरे पागल, तू हमारा क्या कर लेगा। जैसी वो यह बात कहता है तो सुरेश एकदम से रेखा की मौसी का हाथ मरोड़ देता है और कहता है कि मैं पागल वागल नहीं हूँ और तुम्हारे जैसी औरतों के मैंने कितने इलाज किए हैं, अगर तुमने इससे आगे एक वर्ड भी कहा तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं केवल लिहाज कर रहा हूँ, तू एक औरत है और मैं औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहता। इस बात को जैसे ही रेखा देखती है तो वो एकदम सदमे से में खड़ी हो जाती है। अभी सुरेश रेखा से उसकी भाभी को पीटने के लिए कहता है और कहता है कि जोर से थप्पड़ मारना जो आवाज़ बाहर तक सुनाई दे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को देखकर रेखा के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। वह अपनी भाभी का हाथ पकड़ती है और एक जोरदार झापड़ उसकी कनपटी पर जड़ देती है। अब उसके बाद उसकी भाभी जैसी दोबारा मुड़कर देखती है उसकी तरफ तो सुरेश फिर से कहता है रेखा से कि एक और लगाओ। तो उसके बाद रेखा एक और झापड़ अपनी भाभी को जड़ देती है। माहौल शांत हो जाता है और शांत होने के बाद सुरेश उन्हें अपनी असलियत बताता है और कहता है कि आज के बाद तुमने अगर रेखा से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर वो उनको दुत्कार कर वहाँ से भगा देता है। शाम होती है। शाम के समय रेखा और सुरेश घर के अंदर थे और बाहर रेखा की मौसी और मौसी का लड़का और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। तभी रेखा का चाचा वहाँ पर आता है और आने के बाद कहने लगता है कि क्या हुआ भाभी जी उस ज़मीन का। तो इस बात को सुनकर जो रेखा की मौसी है वो कहने लगती है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। वो पूछता है कि कैसे धोखा हो गया। वो कहती है कि जिस लड़के से रेखा की शादी हुई है वो बावला नहीं है, वो तो बड़ा ही शाना है और उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया है और रेखा ने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया है। अब जैसे इस बात को उसका लड़का सुनता है तो एकदम से कहने लगता है कि तुम्हें भी पीटा है। इस बात को सुनकर रेखा की मौसी कहती है कि पीटा, मुझे तो बस यही लगा था कि भगवान आज बचा ले, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद वह भी बताता है कि मुझे भी उसने पीटा था और वो कोई बावला वावला नहीं है। अब जैसे ही ये बात रेखा के चाचा को पता चलती है तो वो एकदम हैरान सा हो जाता है। तभी सुरेश घर के अंदर से बाहर आता है और उन सभी को फटकारते हुए कहता है कि जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दो। मैंने पता लगा लिया है ये घर भी रेखा का ही है जिस पर तुम इतने दिनों से रह रहे हो। रेखा पीछे पीछे आ ही रही थी तो रेखा से कहता है कि रेखा ये घर भी तुम्हारा है और मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग यहाँ से जाकर अपने घर में रहे, क्योंकि रेखा की मौसी ने अपना घर गांव से बेचकर शहर में एक घर ले लिया था और उस घर को किराए पर चढ़ा रखा था। अब इस बात को सुनने के बाद पूरा परिवार रेखा के पैरों में पड़ने लगता है। कहता है कि रेखा बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, हम पूरा परिवार एक साथ रहेंगे और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सुरेश उनसे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये घर फ़ौरन के फ़ौरन खाली करना पड़ेगा। जल्द से जल्द घर के अंदर जाओ और अपने बैग को पैक करके यहाँ से निकल जाओ। इधर जो उसका चाचा था रेखा का, उसको वो फटकारते हुए घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि तू तो इसको चाचा था ना, अगर तू चाहता तो इस लड़की की ज़िंदगी अच्छी होती, ना कि ऐसी जिस तरह से ये रहा करती थी। इसके बाद दोस्तों रेखा को अपने साथ लेकर सुरेश अपने घर जाता है और वहाँ पर अपने माँ बाप से उसको मिलाता है और उसकी पूरी कहानी जब वह अपने माँ बाप को बताता है तो उसके माँ बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि बेटा हम तो तुझे नालायक समझते थे लेकिन तू तो बड़ा ही समझदार निकला, तूने इस लड़की की ज़िंदगी बना दी। अब इसके बाद रेखा और सुरेश उसी घर के अंदर जहाँ पर रेखा पहले रहा करती थी हंसी खुशी रहा करते हैं और जो ज़मीन रेखा के हिस्से में आती थी उस ज़मीन पर खेती किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक बेसहारा लड़की की जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला और बहुत कुछ झेलने के बाद एक लड़का आया जिस लड़के ने उसकी ज़िंदगी संवार दी। आप क्या कहना चाहते हो रेखा के बारे में, क्या कहना चाहते हो सुरेश के बारे में? और दोस्तों इस कहानी को कहानी की तरह सुने, किसी सत्य घटना से इसकी तुलना ना करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय हिंदुस्तान।